गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम बात करेंगे न्यू सर्विस डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में कि सर्विस अगर डेवलप करना है तो कौन सा प्रोसेस इम्प्लीमेंट होता है, कौन सा प्रोसेस फॉलो किया जाता है। तो इस डायग्राम को देख करके डरना नहीं है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है। हम सबसे पहले फोकस करेंगे इस ट्रायंगल के बीच में। ये जो छोटा ट्रायंगल है, इस बड़े ट्रायंगल के बीच में जो छोटा ट्रायंगल है उस पे फोकस करेंगे, जहां पे कोई ना कोई तरह का प्रोडक्ट या सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको दिखाया जाता है। तो प्रोडक्ट या सर्विस यहाँ पे आने के बाद प्रोडक्ट और सर्विस देने वाले कौन होते हैं? हमारे एम्प्लॉयज या कंपनी के दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोग होते हैं, जो कि पीपल में आ जाते हैं। एंड देन वो इस सर्विस को प्रोवाइड किस तरीके से करते हैं, उसको हेल्प करते हैं डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल टूल्स, जो इस सर्विस को कस्टमर तक पहुंचाने में या कस्टमर को डिलीवर करने में हेल्प करते हैं। और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन है, तो डिफरेंट सिस्टम्स होगा जिसको इन लोगों को फॉलो करना पड़ेगा टू प्रोवाइड द डिफरेंट सर्विसेज टू द एंड कंज्यूमर विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये पीपल, टेक्नोलॉजी, सिस्टम्स, ये तीनों मिल करके या एकजुट हो करके या एक स्तर पे काम करके इस सर्विस को कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं। अब इस ट्रायंगल के बाहर एक सर्कल है जिसमें चार और चीजें आती हैं। सबसे पहले आता है ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट, यानी जो कंपनी है, जिस इंस्टीट्यूशन की बात हम कर रहे हैं, जो कंपनी की बात हम कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा। इनेबलर्स कौन है? जो इनेबल करेंगे इन सर्विसेज को टीम्स के माध्यम से, टूल्स के माध्यम से। इसीलिए टूल्स अगर देखा जाए तो वो टेक्नोलॉजी और सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी और सिस्टम के माध्यम से ही टेक्नोलॉजी एज ए टूल एंड सिस्टम एज ए टूल यूज करेंगे कौन? इनेबलर्स। कौन है इनेबलर्स? दी कंपनी ऑफिशियल्स या दी कंपनी एम्प्लॉयज, जो प्रोवाइड करेंगे इन सर्विसेज को फाइनल कंज्यूमर को। फाइनली ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में क्या आता है? ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में ये पीपल और टेक्नोलॉजी आता है मेनली, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स के माध्यम से ऑर्गेनाइजेशनल इंटरैक्शन टूल है कंज्यूमर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए। और फाइनली ये पीपल और सिस्टम मिलकर के एक टीम होती है, जो कि फाइनल सर्विस डिलीवरी में या फाइनल सर्विस प्रोवाइड करने में फाइनली हेल्प करती है एनेबलर्स को। अब इसको करने में सबसे न्यू सर्विस डेवलपमेंट प्रोसेस में सबसे पहले हमें सर्विस डिजाइन बनाना पड़ता है कि ये जो सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे टू द फाइनल कंज्यूमर्स, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या सोच रहेगी, क्या उसकी स्ट्रैटेजी रहेगी, हम कौन सी चीज डिलीवर करेंगे, किस तरीके से करेंगे। तो उसके लिए फॉर दैट, जैसे प्रोडक्ट में, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हम लोग आइडिया जनरेशन करते थे, वैसे ही सर्विस डिलीवरी में जब ऑब्जेक्टिव्स की बात होगी तो आइडिया जनरेशन और स्क्रीनिंग होगी। उसके बाद हमें कॉन्सेप्ट को डेवलप करके टेस्ट करना पड़ेगा, तब ये फाइनल फूल प्रूफ एक डिजाइन क्रिएट होगा, जो कि फाइनली एनालिसिस के माध्यम से, एनालिसिस किस चीज का करेंगे? we would do a business analysis और a project authorization analysis, कि हम ये प्रोजेक्ट को डिलीवर कर सकते हैं अपने कस्टमर तक with the help of all the enablers, the organizational context, the tools, the systems, people, technology to the final consumer। अब ये एनालिसिस करने के बाद हमें जो सिस्टम का डिजाइन है वो टेस्ट करना पड़ेगा। हमें एक प्रोसेस प्रोटोटाइप बनानी पड़ेगी जिसको हमें टेस्ट करना पड़ेगा डेवलपमेंट के बाद, कि ये चीज कितना ज्यादा इफेक्टिव होगा, कितना ज्यादा हेल्पफुल होगा लोगों को प्रोवाइड करने के लिए। उसके बाद हमें पर्सनल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, लोगों को सिखाना पड़ेगा, एम्प्लॉयज को ट्रेन करना पड़ेगा, जो
ऑर्गेनाइजेशन के फ्रंट एंड स्टाफ है वो किस तरीके से कंज्यूमर्स को हैंडल करेंगे, कौन से सिचुएशन में कौन सी स्ट्रैटेजी उनको अपनानी है, किस तरीके से वो इंटरेक्ट करेंगे, वो सारा कुछ इस पर्सनल ट्रेनिंग में दिया जाएगा। देन कम्स दी सर्विस टेस्टिंग एंड पायलट टेस्टिंग। जैसे हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जब प्रोडक्ट डेवलप हो जाता था तो उसकी टेस्ट मार्केटिंग करते थे, उसी तरीके से सर्विस जब डेवलप हो जाएगा तो हम इसकी पायलट रन करेंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे देखने के लिए कि ये कितना इफेक्टिव है, और फिर हम उसे टेस्ट मार्केटिंग करके अगर वो फुल एंड फाइनल ये हुआ तो हम उसको लॉन्च कर देंगे। अगर कहीं पे हम देख रहे हैं कि कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो उन प्रॉब्लम्स को सुधारेंगे और फिर से हम टेस्टिंग करेंगे जब तक कि ये एक फुल प्रूफ मैकेनिज्म नहीं बन जाता, एक फाइनल मैकेनिज्म नहीं बन जाता जो कि फुल लॉन्च में लॉन्च होगा। और इस लॉन्च के बाद हम पोस्ट लॉन्च रिव्यू भी करेंगे कि ये जो हमने लॉन्च किया है, ये जो हमने स्ट्रैटेजी डेवलप की है, जो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो सही तरीके से जा रहा है कंज्यूमर के पास या नहीं जा रहा है। और एक बार फुल लॉन्च हो गया तो वी वुड थिंक अबाउट द न्यू डिजाइन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट या न्यू सर्विसेज ऑफ द टू बी प्रोवाइडेड टू द कस्टमर। नेक्स्ट कम्स दी सर्विस इनोवेशन। तो इसमें रेडिकल सर्विस इनोवेशन में क्या होता है, इट रिक्वायर्स अ डिफरेंट प्रोसेस एंड डिजाइन अप्रोच देन इंक्रीमेंटल इनोवेशन। इंक्रीमेंटल इनोवेशन और रेडिकल इनोवेशन में क्या डिफरेंस है? इंक्रीमेंटल इनोवेशन होता है आप किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, उसी में मॉडिफिकेशन ला रहे हो, उसी में चेंजेस ला रहे हो, और उसी चेंजेस के माध्यम से आप इनोवेशन को कस्टमर तक पहुंचा रहे हो। रेडिकल में क्या होता है, रेडिकल में आप जो भी चीज कर रहे हो उसको पूरा का पूरा नजरअंदाज करके आप न्यू फॉर्मेट, न्यू तरीके से न्यू सर्विस प्रोवाइड करने की सोचते हो। तो इनोवेटिव सर्विस फर्म्स रिक्वायर्स enablers टू फैसिलिटेट द प्रोसेस। जो लोग उसको प्रोवाइड करेंगे वैसे लोग उनको चाहिए फैसिलिटेट करने के लिए, और रिसोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना रेडिकल ये सर्विस होगा। और लेकिन इसमें थोड़े से रिस्क है और रिसोर्स इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि रेडिकल है तो इसमें समय भी लगेगा, इसमें चेंजेस भी लाने पड़ेंगे, एकदम नए तरीके से सोचना पड़ेगा। Now we move to the service system design decision factors. What are the different decision factors which act into जिसको मद्देनजर रखते हुए एक सर्विस सिस्टम को डिजाइन करना पड़ता है? सबसे पहले लोकेशन आ जाता है कि कस्टमर के कितने करीब हम सर्विस को प्रोवाइड कर पाएंगे या कस्टमर को कितना दूर आना पड़ेगा इस सर्विस को अवेल करने के लिए। नेक्स्ट कम्स दी फैसिलिटी लेआउट की किस तरह का लेआउट होगा जहाँ पे सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ का सेटअप कैसा रहेगा, किस तरीके के फैसिलिटीज प्रोवाइड किए जाएंगे वहाँ पे कंज्यूमर्स को। नेक्स्ट कम्स दी प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डिजाइन, जिसमें जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसका टैंजिबल और इनटैंजिबल एस्पेक्ट दोनों को देखा जाएगा कि वो किस तरीके से फाइनल कंज्यूमर तक रीच हो रहा है, किस तरीके से फाइनल कंज्यूमर को प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट कम्स दी शेड्यूलिंग की किस तरीके से डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, क्योंकि पूरी इंटैंजिबल है तो शेड्यूलिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ज्यादा देर खड़ा नहीं होना पड़े, कितना जल्दी कस्टमर को अपने प्रॉब्लम्स का, अपने इश्यूज का सॉल्यूशन मिल जाए। नेक्स्ट कम्स द क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स एंड टाइम स्टैंडर्ड्स, जिसमें हमें ये देखना पड़ता है कि कितना क्वालिटी है, क्योंकि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं सर्विस सेक्टर में, क्योंकि आप किसी भी चीज को देख नहीं सकते हो और हर व्यक्ति के लिए जो सर्विस की परिभाषा है, सर्विस का परिमाप है वो डिफरेंट होता है, और उस एस्पेक्ट को मीट नहीं कर पाने से लोगों में असंतोष बढ़ता है और वो उसको इंफीरियर सर्विस का दर्जा करार देते हैं। देन कम्स द डिमांड और कैपेसिटी प्लानिंग की कितना लगेगा सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, कितना का डिमांड होगा। अगर हम एक कॉफी हाउस खोल रहे हैं तो एट ए टाइम कितने लोग आ सकते हैं, कितना का डिमांड होगा, कितना का नीड होगा, कितना सिटिंग कैपेसिटी करना है, वो सारा का सारा डिमांड और कैपेसिटी प्लानिंग में आता है। नेक्स्ट कम्स द कस्टमर कांटेक्ट लेवल, कि कितना देर कस्टमर को वहां रुकना पड़ा, कितने देर उसको इंटरैक्ट करना पड़ा, कितना इश्यूज था उसके जो इश्यूज थे कितना जल्दी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट कम्स दी टेक्नोलॉजी या इंडस्ट्रियलाइजेशन,
या किस तरीके से टेक्नोलॉजी को इनेबल करके हम कंज्यूमर्स को बहुत जल्द से जल्द हम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। देन कम्स द फ्रंट लाइन पर्सनल डिस्क्रिशन, कि फ्रंट लाइन में जो सर्विस प्रोवाइडर है किसी भी कस्टमर के लिए वही ऑर्गेनाइजेशन का फेस बन जाता है। अगर वो फ्रंट डेस्क स्टाफ से फ्रंट लाइन पर्सनल से हैप्पी नहीं है तो वो कभी भी उस सर्विस प्रोवाइडर को हाई मार्क्स नहीं देगा। लेकिन वहीं अगर दूसरे कई प्रॉब्लम्स होने के बाद भी वो बहुत खुश है फ्रंट लाइन स्टाफ से या जो सर्विस एम्प्लॉयज है उनसे, तो वो बहुत अच्छे रेटिंग देगा। इसीलिए वर्कर स्किल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो स्टाफ है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितने स्किलफुल है, वो कितने ज्यादा कंज्यूमर्स के साथ इंटरेक्ट करके उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्रॉस सेलिंग्स के बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होते हैं, अपग्रेडेशन के बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होते हैं जो कि सेल्स अपॉर्चुनिटीज के रूप में सामने आते हैं। नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन और सर्विस ऑफरिंग, कि कितना ज्यादा स्टैंडर्डाइज किया जाएगा सर्विस ऑफरिंग को, ताकि कस्टमर्स जो है उनको पता लगे कि अच्छा ये चीज करने में या ये चीज डिलीवर होने में या ये सर्विस पाने के लिए मुझे इतना वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज द कस्टमर पार्टिसिपेशन, की कस्टमर को कितना इन्वॉल्व करते हैं एज ए कंपनी, एज एन ऑर्गेनाइजेशन आप, ताकि जो सर्विस सिस्टम डिजाइन है वो अच्छे से काम करे और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन फैक्टर हो जाता है। जहाँ पे जो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कोशिश करता है कि कस्टमर के द्वारा ही ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड किया जा सके, उसके एम्प्लॉयज कम लगे, ताकि जो नाराजगी है या किसी भी तरह के इश्यूज क्रिएट नहीं हो एम्प्लॉयज के द्वारा।